नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 के दिन हुआ था, लेकिन जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो इसमें दोनों देशों के लोग साथ में शामिल हुए थे। आजादी के बाद नक्शे पर एक लाइन खींची गई और दोनों देशों के बाशिंदे बट गए। साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो रहे वो व्यक्तित्व भी जिन्होंने आजादी की लड़ाई साथ में शुरू की थी। ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जो आजादी के बाद पाकिस्तान के हिस्से आए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद न केवल भारत सरकार ने उन्हें सम्मान दिया, बल्कि भारतीय इतिहास में उन्हें सम्मान के साथ जगह दी गई। 20 जनवरी के दिन खान अब्दुल गफ्फार खान की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनकी मृत्यु 20 जनवरी 1988 को पाकिस्तान में हाउस अरेस्ट के दौरान हो गई थी। उन्हें फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान, बच्चा खान, फक्र ए अफगान के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 6 फरवरी सन 1890 को वर्तमान पाकिस्तान के पश्तून परिवार में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान कई आंदोलन में हिस्सा लिया। इन्होंने साल 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया था। उन्हें रेड शर्ट्स या लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता था। इस संगठन ने पठानों को राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया। इस संगठन ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक अहम भूमिका भी निभाई। महात्मा गांधी के करीबी माने जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध के समय उनके साथ आए। वे भारत पाकिस्तान विभाजन के खिलाफ थे। भारत सरकार ने साल 1987 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। वे भारत रत्न से नवाजे गए पहले गैर भारतीय थे। हाल ही में ग्लोबल फर्टिलिटी यानी वैश्विक प्रजनन दर पर एक एनालिसिस किया गया था। इसमें तकरीबन 204 देशों पर साल 1950 से लेकर 2021 के बीच रिसर्च की गई थी। रिपोर्ट की माने तो वैश्विक स्तर पर प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। भविष्य में प्रजनन दर में कमी दर्ज की जाएगी। भारत में जन्म दर की बात करें तो 2021 में जारी की गई ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेज यानी GBD और रिस्क फैक्टर्स स्टडी जारी की गई, जिसके मुताबिक 1950 के आसपास भारत में TFR यानी कुल प्रजनन दर 6.18 थी, जो कि 2021 में 1.9 के करीब पहुंच गई। ये प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 के मुकाबले कम है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट से मतलब है कि एक महिला द्वारा औसतन पैदा किए गए बच्चों की संख्या। ये वो संख्या होती है जो महिला और उसकी जनरेशन को रिप्लेस करने के लिए जरूरी होती है। जनसंख्या में स्टेबिलिटी के लिए रिप्लेसमेंट लेवल की प्रजनन दर होनी चाहिए। GBD के मुताबिक साल 2100 तक TFR में 1.04 तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट से मतलब है कि एक महिला की प्रसव आयु के अंत तक जीवित जन्मों की औसत संख्या। प्रजनन स्तर में हो रही तेजी से गिरावट ने राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक नतीजों को लेकर कई चिंताएं पैदा कर दी हैं। दक्षिणी राज्यों में जन्म दर में गिरावट चिंता का विषय है, क्योंकि इन राज्यों को 2026 में परिसीमन के बाद संसदीय सीटें कम होने का डर है। प्रजनन दर में गिरावट के कई कारणों में से एक है महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि। इसका कार्यबल में शामिल होना, करियर को लेकर महिलाओं के एस्पिरेशन का बढ़ना, इसके अलावा विवाह में देरी भी प्रजनन दर में गिरावट का एक कारण बताया जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे समाज में विकास हुआ, माता पिता को वृद्धावस्था में बच्चों से मिलने वाले लाभ कम होते जा रहे हैं। विकास के साथ साथ न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बढ़ रहा है। लोग अपने पेरेंट्स को वृद्धावस्था में ओल्ड एज होम छोड़ देते हैं। ऐसे में पेरेंट्स के बीच भी कम ही बच्चों की टेंडेंसी देखने को मिल रही है। जब ओल्ड एज में कोई सहारा ही नहीं है तो फिर ज्यादा बच्चे पैदा करके उनकी परवरिश पर भी खर्च क्यों करना। प्रजनन दर में गिरावट से एक डेमोग्राफिक चेंजेस भी देखे जा रहे हैं। वहीं वर्कफोर्स में युवा लोगों की कमी हो रही है। वृद्ध होती जनसंख्या के लिए हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी जैसे मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। प्रजनन दर में गिरावट लगभग इरिवर्सिबल होती है। एक बार जब यह नीचे जाने लगती है तो वापस बाउंस बैक करना काफी मुश्किल होता है। दक्षिण कोरिया जैसे देश, जिसमें जनसांख्यिकीय संकट को रोकने के लिए मिलियंस खर्च किए गए, असफल रहे और प्रजनन दर 2022 में 0.78 से गिरकर 2023 में 0.73 हो गई। जनसांख्यिकी विदों का कहना है कि ऐसी सामाजिक आर्थिक नीतियां अपनाई जानी चाहिए जो अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देती हैं। युवाओं के लिए नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती आबादी की क्षमता का दोहन करने वाली नीतियां लागू की जानी चाहिए। इस खबर की अहमियत समझने के लिए साल 2024 में पूछे गए सवाल पर आइए करते हैं गौर। प्रश्न था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। उपरोक्त में से किन देशों का उल्लेख प्रायः मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा ह्रासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है?
विकल्प 1 1, 2 और 4, विकल्प 2 1, 3 और 5, विकल्प 3 केवल 2 और 4 और विकल्प 4 केवल 3 और 5। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया है कि भारत में सीनियर सिटीजन्स को समर्पित एक मंत्रालय होना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय नए मंत्रालय के गठन के लिए निर्देश नहीं दे सकता है। इसके लिए सरकार को ही पहल करनी होगी। याचिका में बुजुर्गों के लिए एक अलग विभाग या मंत्रालय की जरूरत बताते हुए कहा गया कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी वृद्ध आबादी वाले देशों में से एक बनेगा। याचिका में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के 149 मिलियन व्यक्ति हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 10.5% हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक बुजुर्ग व्यक्तियों की हिस्सेदारी दोगुनी होकर 20.8% तक हो जाएगी। इसलिए एक विशेष मंत्रालय विभाग होना जरूरी है जो नीतियों, योजनाओं, वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन आदि की निगरानी कर सकें। अगर इन जरूरतों को एक विशेष मंत्रालय या विभाग द्वारा संभाला नहीं गया तो स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। याचिका में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिक एक वल्नरेबल वर्ग हैं। वे अनुच्छेद 21 के तहत एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए अधिकारी हैं। याचिका के मुताबिक वरिष्ठ नागरिक अपनी विशिष्ट चुनौतियों और वल्नरेबिलिटी के कारण संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत महिलाओं और बच्चों के समान स्तर की सुरक्षा और कल्याण के हकदार हैं। I do solemnly swear or affirm that I will faithfully execute the office of President of the United States and will do the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. इन शब्दों के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के 47वें राष्ट्रपति के पद की शपथ ली। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज की थी। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की दावेदार कमला हैरिस को हराया था। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उन्होंने ये शपथ यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स द्वारा दिलाई गई है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार यूएसए की सत्ता पर काबिज हुए हैं। शपथ समारोह से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मेगा यानी MAGA मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विक्ट्री रैली भी आयोजित की। देखिए, मेगा एक राजनीतिक मूवमेंट है। इसमें शामिल लोगों का मानना है कि यूएसए एक महान देश था, लेकिन इस पर बाहरी लोगों के बढ़ते प्रभाव से यूएसए का ग्रेस खत्म हो गया है। इसमें माइग्रेशन यानी दूसरे देशों से आकर यूएसए में बसने वाले लोग और वैश्वीकरण, जिससे अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हुआ, ने अहम भूमिका निभाई है। मेगा में विश्वास करने वाले लोग अमेरिका फर्स्ट जैसी नीतियों को लागू करके एक बार फिर से यूएसए को एक महान देश बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति देश का संवैधानिक और वास्तविक दोनों प्रमुख होता है। किसी भी व्यक्ति को यूएसए के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। पहली शर्त है कि 14 सालों से यूएसए में निवासी हो, कम से कम 35 साल की उम्र हो और उम्मीदवार को यूएसए का नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए। नेचुरल बॉर्न सिटीजन से मतलब है कि जो जन्म से यूएसए का नागरिक हो, माने व्यक्ति यूएसए का नागरिक इसलिए है क्योंकि यूएसए की धरती पर वो पैदा हुआ है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल वह स्थिति है जो तब हासिल होती है जब कार्बन उत्सर्जन करने वाली यूनिट पृथ्वी के वायुमंडल से कार्बन उत्सर्जन की उतनी ही मात्रा को घटा सकती है। कार्बन न्यूट्रल तक पहुंचने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ सकते हैं। इसमें ऊर्जा दक्षता पहल, नवीकरणीय ऊर्जा कार्बन निष्कासन और कार्बन ऑफसेट परियोजनाएं शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर हर साल औसतन एक व्यक्ति 4 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर सकता है। ऊर्जा और पर्यावरणीय संस्थान के मुताबिक एक व्यक्ति को अपने सालाना कार्बन उत्सर्जन की भरपाई के लिए लगभग 165 पेड़ लगाने की जरूरत होती है। अब आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? भारत, नेपाल, चीन या फिर पाकिस्तान? अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से जाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया उत्तर पश्चिम के पख्तून जनजातीय क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक करने का, उपनिवेशी शासकों को आतंकित करने और उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का, राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा अपनाने का, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का, उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। आइए एक नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, सेंडई फ्रेमवर्क संबंधित है आपदा प्रबंधन, कृषि प्रौद्योगिकी, सहकारिता या फिर ई गवर्नेंस? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी आपदा प्रबंधन। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से 7वें वेतन आयोग के चेयरपर्सन कौन थे?
BN श्रीकृष्णा, श्रीनिवास वरदाचार्य, जगन्नाथ दास, AK माथुर। इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी AK माथुर। आइए शुरू करें। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए की सत्ता पर दूसरी बार काबिज हुए हैं और सत्ता में दाखिल होते ही ट्रंप ने ताबड़तोड़ कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिनके लिए वे अपने पहले कार्यकाल से ही मशहूर हैं। पहला निर्णय आया है कि यूएसए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो जाएगा। वजह दी गई है कि WHO कोविड महामारी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदाओं को हैंडल करने में नाकाम रहा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि WHO स्वतंत्र निकाय के तौर पर काम करने में असफल रहा है। इसने सदस्य देशों के राजनीतिक प्रभाव में आकर काम किया और यूएस से फंडिंग के नाम पर जो पैसे वसूले गए वो चीन की तुलना में काफी ज्यादा हैं। बकौल डोनाल्ड ट्रंप, WHO ने यूएसए को ठगा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हालिया निर्णय में कहा गया है कि यूएसए 1 साल के भीतर WHO से विदा ले लेगा और यूएसए द्वारा WHO को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद कर दी जाएगी। वर्तमान में यूएसए WHO का सबसे बड़ा वित्तीय सहायक है, जो इसकी कुल फंडिंग का लगभग 18% योगदान देता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का यह निर्णय कोई पहली बार नहीं है। वे अपने पहले कार्यकाल में भी WHO पर चीन के साथ मिली भगत का आरोप लगा चुके हैं। हालांकि WHO ने तब अपनी सफाई में कहा था कि कोविड के दौरान WHO चीन पर लगातार दबाव बना रहा था कि डेटा को शेयर किया जाए और बताया जाए कि वायरस किसी ह्यूमन के जानवर के कांटेक्ट में आने से या लैब टेस्टिंग के दौरान प्रोड्यूस हुआ है। उस समय के कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि कोविड महामारी के दौरान चीन द्वारा सही समय पर डेटा जारी न करने की वजह से वायरस की समस्या ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। अगर चीन समय रहते ही सही सारी डिटेल्स जारी कर देता तो सिचुएशन को समय रहते डील किया जा सकता था। इस बारे में WHO की भूमिका को लेकर सवाल इसलिए उठाए जाते हैं क्योंकि WHO ने भी चीन पर दबाव बनाने में कोताही बरती और अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन टीम का सहारा नहीं लिया। लोग सवाल इसलिए भी उठाते हैं कि अगर चीन के बजाय कोई छोटा या कम ताकतवर देश होता तो क्या WHO ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता? शायद नहीं। तब WHO का रवैया बिल्कुल अलग होता। आपको बता दें कि 1948 में स्थापित WHO यूनाइटेड नेशंस की ही एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसका मकसद दुनिया को स्वास्थ्य के मसले पर सुरक्षित रखना और वल्नरेबल सेक्शन तक सुविधाएं पहुंचाना है। WHO कई मुद्दों पर काम करता है, जैसे मानव पूंजी की देखभाल करना, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना, गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए काम करना, छोटे द्वीपीय देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की रोकथाम के लिए काम करना। इसके अलावा संचारी रोगों के उन्मूलन के लिए भी जिम्मेदारी है। WHO के प्रशासन के लिए 2 निकाय, 2 बॉडीज जिम्मेदार हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और एग्जीक्यूटिव बोर्ड। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली प्रमुख नीति निर्माता संस्था है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड असेंबली के निर्णयों और नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख डायरेक्टर जनरल होता है, जिसे असेंबली के द्वारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नॉमिनेशन पर नियुक्त किया जाता है। डायरेक्टर जनरल को केवल एक बार रीअपॉइंट किया जा सकता है। WHO के वर्तमान डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर। ये इस रिपोर्ट का चौथा एडिशन है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में इंटरनेशनल माइग्रेंट्स वैश्विक कार्यबल में 4.7% की हिस्सेदारी रखते थे। नंबर्स में देखें तो ये आंकड़ा 167.7 मिलियन के करीब है। इसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों के आंकड़े शामिल हैं, जबकि 2013 में यह आंकड़ा 30 मिलियन के आसपास था। 2022 में इंटरनेशनल माइग्रेंट्स में से 61.3% पुरुष सदस्य रोजगार में थे। वहीं रोजगार में शामिल महिलाओं का आंकड़ा 38.7% के करीब है। 2015 से ILO ने इन आंकड़ों को कलेक्ट करना शुरू किया है। तब से महिलाओं के आंकड़ों में वृद्धि दर्ज की गई है, पर यह आंकड़ा पुरुषों के मुकाबले कम है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं की कार्यबल में कम भागीदारी के लिए इंटरनेशनल माइग्रेंट्स में महिलाओं की कम भागीदारी भी जिम्मेदार है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल माइग्रेंट्स में सबसे बड़ा समूह 25 से 54 आयु वर्ग का है। इनकी हिस्सेदारी 74.9% के करीब है। वहीं सेक्टर वाइज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की अगर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी की बात करें तो ये सर्विस सेक्टर में है। सर्विस सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। वहीं कृषि क्षेत्र में माइग्रेंट्स की भागीदारी 7.4% के करीब है और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स उच्च आय वाले देशों में काम करते हैं। 68.4% इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इन देशों में काम करते हैं। साल 2022 में उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप में माइग्रेंट वर्कर्स की हिस्सेदारी 23.3% थी। 2022 में अरब स्टेट्स में माइग्रेंट वर्कर्स की हिस्सेदारी 13.3% थी। आपको बता दें कि UN वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत
दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का ओरिजिन है। भारत के लगभग 18 मिलियन लोग माइग्रेशन करके दूसरे देशों में गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने 1 दशक पूरा कर लिया है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से लॉन्च किया था। इस योजना को बढ़ते जेंडर इम्बैलेंस और घटते चाइल्ड सेक्स रेशियो के चलते लॉन्च किया गया था। ये योजना एक पॉलिसी से राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील हो गई। योजना के इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा कई इवेंट आयोजित किए जाएंगे, जो कि 22 जनवरी 2025 से शुरू होकर 8 मार्च 2025 तक जारी रहेंगे। 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है। योजना ने एक ऐसे वक्त में दशक पूरा किया है जब भारत ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है और दुनिया भर में महिलाओं का विकास अवधारणा का शिफ्ट महिलाओं द्वारा विकास की तरफ हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान उठाया था। योजना ने लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए और बालिकाओं के महत्व को समझने और उनके अधिकारों तथा अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एजेंसियों, सिविल सोसाइटीज, मीडिया और जनता को संगठित किया है। योजना के प्रमुख अचीवमेंट्स की बात करें तो जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात में 2014-15 में 918 से 2023-24 में 930 तक सुधार दर्ज किया गया। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में 2014-15 में 75.51% से 2023-24 में 78% तक वृद्धि दर्ज की गई। वहीं संस्थागत प्रसव में 61% से 97.3% तक वृद्धि हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले दिन कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किए। इनमें से सबसे प्रमुख आदेश था उन बच्चों के लिए बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म कर देना जिनके माता पिता के पास लीगल स्टेटस नहीं है। ट्रंप द्वारा आदेश पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन सहित अप्रवासी और नागरिक अधिकार एडवोकेट्स ने उन पर मुकदमा दायर कर दिया। इसके बाद से ही बर्थ राइट सिटीजनशिप को खबरों में जगह दी जा रही है। देखिए, सरल शब्दों में बर्थ राइट सिटीजनशिप एक कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत जन्म के समय व्यक्ति को खुद ही नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। वर्तमान में यूएसए में जन्म सिद्ध नागरिकता के 2 रूप हैं, वंश आधारित नागरिकता और जन्म स्थान आधारित नागरिकता। वंश आधारित नागरिकता को जूस सैंग्विनिस कहा जाता है। इसका मतलब है रक्त का अधिकार। इस सिद्धांत में नागरिकता जन्म के स्थान से नहीं बल्कि माता पिता की नागरिकता पर निर्भर करती है। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता किसी देश के नागरिक हैं तो उसे उस देश की नागरिकता मिलती है, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। यह सिद्धांत अमेरिकी नागरिकों के विदेश में जन्मे बच्चों को नागरिकता प्रदान करता है। ये कुछ मामलों में सीमित है। वहीं जन्म स्थान आधारित नागरिकता को जूस सोलाई कहा जाता है। ये एक लैटिन शब्द है। इसका अर्थ होता है भूमि का अधिकार। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस देश की नागरिकता मिल जाती है जहां उसका जन्म हुआ है। इसे जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता देना भी कहते हैं। इसके आधार पर अगर कोई बच्चा यूएसए में जन्म लेता है तो उसे ऑटोमेटिकली अमेरिकन नागरिकता मिल जाती है, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के हों। यूएसए के संविधान का 14वां संशोधन जन्म सिद्ध नागरिकता की गारंटी देता है। इसमें कहा गया है कि यूएसए में जन्मे या प्राकृतिक रूप से बसे सभी व्यक्ति और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन यूएसए और उस राज्य के नागरिक हैं जहां वे रहते हैं। इस संशोधन को 1868 में सिविल वॉर के बाद लाया गया था। इसका मूल मकसद ये सुनिश्चित करना था कि पूर्व में स्लेव रहे लोगों के यूएसए में जन्मे बच्चों को अमेरिकन नागरिकता मिले। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि 14वें संशोधन की व्याख्या कभी भी यूएसए में जन्मे सभी लोगों को यूनिवर्सल सिटीजनशिप प्रदान करने के लिए नहीं की गई है। कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि 14वें संशोधन ने हमेशा उन व्यक्तियों को जन्मसिद्ध नागरिकता से बाहर रखा जो यूएसए में पैदा हुए थे लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं थे। ट्रंप के आदेश के मुताबिक जो लोग इसके संविधान के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं वे 2 कैटेगरीज में आते हैं। पहला, जब किसी व्यक्ति की मां संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से मौजूद थी और पिता उस व्यक्ति के जन्म के समय यूएसए के नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं थे। दूसरी कैटेगरी, जब बच्चे के जन्म के समय यूएसए में मां की उपस्थिति वैध थी लेकिन अस्थायी थी। मान लीजिए मां स्टूडेंट वीजा पर यूएसए में हो। हालांकि अभी यह एक आदेश भर है। इसे लागू करने के लिए यूएसए के संविधान में भी संशोधन करना होगा। इसके लिए यूएसए के दोनों हाउसेज में 2/3 वोट से इसे पारित करना होगा और 3/4 राज्यों के भी अनुमोदन की जरूरत होगी। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है कोविनेट।
कोविनेट का फुल फॉर्म है द WHO कोरोना वायरस नेटवर्क। इसे WHO द्वारा मार्च 2024 में लॉन्च किया गया। मकसद है SARS-CoV-2, MERS-CoV और ऐसे ही कोरोना वायरसेस की निगरानी के लिए एक वैश्विक नेटवर्क के जरिए निगरानी रखना और इसके खिलाफ प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करना। ये वैश्विक स्तर की कई लैब्स का एक नेटवर्क है जो मानव, पशु और पर्यावरणीय कोरोना विषाणुओं की निगरानी में विशेषज्ञता रखता है। इसमें भारत की भी 3 लैब्स शामिल हैं। भारत की तरफ से इसमें THSTI ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे और CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर शामिल हैं। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, कोलंबिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू या फिर चिली? अगला प्रश्न, ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई? ILO, WHO, ADB या फिर NDP? आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे कौन से सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? भारत, नेपाल, चीन या फिर पाकिस्तान? सही जवाब है भारत, यानी विकल्प ए। अगला प्रश्न था, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। उत्तर पश्चिम के पख्तून जनजातीय क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का, उपनिवेशीय शासकों को आतंकित करने और उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का, राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिवादी विचारधारा को अपनाने का, या फिर पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान? सही जवाब है विकल्प डी, यानी पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का आह्वान। बनना चाहते हैं IAS मगर कंफ्यूज हैं कि कहां से शुरू करें तैयारी? तो मत होइए परेशान। स्टडी IQ IAS हिंदी अब अपने प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच के लिए लेकर आया है रिपब्लिक डे सेल। सेल का लाभ उठाते ही आप महज 26,999 रुपए में जुड़ जाएंगे हमारे प्रतिज्ञा बैच के साथ। देखिए, P2I प्रतिज्ञा बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और CSET की क्लासेस तो मिलती ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापसी की गारंटी और मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली में निःशुल्क आवासीय सुविधा। इसके अलावा हर महीने टेस्ट में टॉप करने पर आपको मिलेगा 11,000 रुपए जीतने का मौका भी। 27 जनवरी से सुबह 8 बजे हो रही है बैच की शुरुआत, तो तुरंत SIQH कोड का इस्तेमाल कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ और करिए अपने सारे कंफ्यूजन्स को दूर। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन्स रह जाएं तो कर दीजिए amrit@studiiq.com पर मेल। आइए शुरू करें। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की सालाना बैठक का आयोजन 20 से 24 जनवरी के बीच दावोस में किया जा रहा है। सम्मेलन की प्रमुख थीम है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। इस दौरान क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया गया है पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर डेविड बेकहम को। उन्हें ये अवार्ड दुनिया भर में बच्चों की मदद करने के लिए चलाए गए एक मिशन के लिए दिया गया है। इस मिशन के तहत उन्होंने बच्चियों को सशक्त करने का काम भी किया है। इस दौरान भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया कि वे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स, फार्मा और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में निवेश करने में रुचि रखते हैं। CTRLS डेटा सेंटर्स लिमिटेड ने तेलंगाना सरकार के साथ एक MOU साइन किया है। समझौते के तहत तेलंगाना में एक AI डेटा सेंटर क्लस्टर का गठन किया जाएगा। इसका निवेश आउटले 10,000 करोड़ रुपए का रखा गया है, जो कि तेलंगाना की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इस दौरान रिकॉर्ड 6.25 लाख करोड़ रुपए की डील की है। इसके अलावा यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने अपनी भारत यात्रा की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन 1971 में एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के तौर पर हुआ था। WEF की स्थापना स्विस जर्मन अर्थशास्त्री और प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के मकसद से की थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2025 में फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। PM मोदी 10 से 11 फरवरी के बीच समिट फॉर एक्शन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हिस्सा लेने फ्रांस की राजधानी पेरिस की यात्रा करेंगे। फ्रांस की तरफ से घोषणा की गई है कि भारत इस समिट में सह अध्यक्ष के तौर पर शामिल होगा। उनकी यात्रा में दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर वार्ता की जाएगी। उनकी यात्रा से पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और फ्रांस में भारत के एम्बेसडर संजीव सिंगला ने फ्रेंच सेक्रेटरी जनरल फॉर यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स एनी मैरी डेस्कॉट से मुलाकात की।
और प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले तय किए गए मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत और फ्रांस हाई एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हो गए हैं। इसके अलावा लंबे वक्त से पेंडिंग सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पर भी बात हुई है। इंडिया फ्रांस स्पेशल टास्क फोर्स ऑन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की बैठक का आयोजन भी किया गया। देखिए, भारत और फ्रांस ने साल 2008 में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत साल 2009 में 990 मेगावाट के जैतापुर प्लांट के लिए एक समझौता हुआ था। जैतापुर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है। इस प्रोजेक्ट के रास्ते में कई सारी अड़चनें आ रही हैं। इनमें उच्च प्रोजेक्ट लागत, ज्यादा वक्त और इंडिया सिविल लायबिलिटी लॉ, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 शामिल हैं। भारत और फ्रांस के बीच भविष्य में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMR को लेकर भी सहयोग की बात चल रही है। SMR ऐसे एडवांस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं जिनकी पावर कैपेसिटी प्रति यूनिट 300 मेगावाट होती है, जो कि पारंपरिक रिएक्टर्स के 1/3 के बराबर है। यह आकार में पारंपरिक रिएक्टर्स की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। SMR के कई फायदे हैं, जैसे आकार में छोटा होने के कारण उन जगहों पर लगाए जा सकते हैं जहां बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना मुश्किल है। पारंपरिक रिएक्टर्स के कंस्ट्रक्शन में काफी वक्त लग जाता है। फैक्ट्री असेंबल होने के चलते इनके निर्माण में कम वक्त लगता है। इनके निर्माण लागत भी तुलनात्मक तौर पर कम होती है। इनके कंपोनेंट को फैक्ट्री में असेंबल करके लोकेशन इंस्टॉलेशन के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपने कई फैसलों के चलते खबरों में रह रहे हैं। अब खबर आई है कि उन्होंने स्टारगेट नाम के एक AI प्रोजेक्ट की घोषणा की है। स्टारगेट दरअसल एक नई कंपनी है जो कि AI में अगले 4 सालों में $500 बिलियन US का निवेश करेगी। शुरुआत में $100 बिलियन का निवेश किया जाएगा। इस कंपनी की स्थापना में सॉफ्टबैंक, OpenAI, Oracle और MGX जैसी कंपनीज का हाथ है। सॉफ्टबैंक और OpenAI स्टारगेट के प्रमुख भागीदार हैं। इसमें सॉफ्टबैंक के पास फाइनेंस की जिम्मेदारी है और OpenAI के पास ऑपरेशनल जिम्मेदारी। सही मायनों में ट्रंप का यह फैसला मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को पूरा करने के मकसद से लिया गया है। इस फैसले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यूएसए एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभरेगा। इससे यूएसए में हजारों की संख्या में जॉब्स क्रिएट होंगी और पूरी दुनिया के लिए बड़े स्तर पर आर्थिक लाभ हासिल होंगे। ये प्रोजेक्ट न केवल यूएसए में री इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत करेगा, बल्कि यूएसए और उसके सहयोगियों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक क्षमताएं भी क्रिएट होंगी। एआई की परिभाषा की बात करें तो जब मशीन इंसानों की तरह काम करने लगती हैं तो इसे एआई कहा जाता है। मशीन की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव दिया था। वहीं साल 1956 में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को क्वाइन किया। एआई के एलिमेंट्स में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और न्यूरल नेटवर्क्स शामिल हैं। एआई दो प्रकार के होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। वीक एआई को नैरो एआई भी कहते हैं। इससे मतलब होता है कि एआई को किसी विशेष टास्क के लिए ही डिजाइन किया गया है। साथ ही ये एआई पहले से निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करता है। इसमें वर्चुअल असिस्टेंस, स्पीच रिकॉग्निशन जैसी एआई सर्विसेज रखी जाती हैं। वहीं स्ट्रॉन्ग एआई कई सारे टास्क में ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह बिहेव करता है। एआई के एक और प्रकार सुपर एआई की भी बात की जा रही है। ये भविष्य का एआई है जिससे उम्मीद है कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी सरपास कर देगा। ब्रिक्स पर 100% टैरिफ के बयान के बाद WHO से बाहर होने के फैसले की कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप ने अब यूरोपियन यूनियन को भी घेरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया बयान में कहा कि वे यूरोपियन यूनियन पर भी टैरिफ आरोपित करेंगे। साथ ही चीन के आयातों पर भी 10% ड्यूटी आरोपित करने की बात कही। ट्रंप का कहना है कि यूएसए के साथ बुरा बर्ताव किया गया है, इसलिए वे इसका बदला टैरिफ लगा कर लेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन पर पर्याप्त अमेरिकन प्रोडक्ट्स का आयात न करने का आरोप लगा चुके हैं। इसलिए यूएसए ईयू पर या तो टैरिफ लगाएगा या तेल और गैस का ज्यादा मात्रा में आयात करने के लिए कहा जाएगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं। यूएसए के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मैक्सिको, कनाडा और चीन यूएसए में आयातित सामान का सबसे बड़ा सोर्स हैं। ईयू पर ट्रंप के बयान के बाद यूरोपियन यूनियन ने बयान दिया है कि वे अपने हितों की रक्षा के लिए प्रयास करेंगे। यूरोपियन यूनियन ट्रंप के साथ नेगोशिएशंस के लिए तैयार है और यूएसए हमेशा यूरोपियन यूनियन का एक अहम भागीदार रहेगा। यूरोपियन यूनियन में हुए एक हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक ट्रंप की वापसी को लेकर यूरोप के लोग सबसे ज्यादा चिंतित हैं। वहीं ब्राजील से लेकर चीन और भारत से लेकर तुर्की तक के देशों का मानना है कि वो उनके देशों और वैश्विक शांति के लिए अच्छे साबित होंगे। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है लोथल।
लोथल गुजराती शब्दों लोथ और थल से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या द माउंड ऑफ डेड। भारत के गुजरात में स्थित लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के मुताबिक लोथल में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात डॉक थी यानी गोदी थी। भारत सरकार यहाँ पर देश की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के मकसद से राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC का निर्माण कर रही है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास किस स्थान पर किया जा रहा है? लोथल, बुर्जहोम, धौलावीरा या फिर बनावली? अगला है, विश्व आर्थिक मंच से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है। साल 2025 के लिए इसका सालाना सम्मेलन दावोस में आयोजित किया गया। 2025 के सालाना सम्मेलन की थीम कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज रखी गई है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी कथन सही हैं। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, कोलंबिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू या फिर चिली? सही जवाब है चिली, कोलंबिया के साथ सीमा साझा नहीं करता, ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न था, ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? ILO, WHO, ADB या फिर NDB? सही जवाब है ILO यानी विकल्प ए। आइए शुरू करें। 23 जनवरी को भारत में पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। 2025 में उनकी 128वीं जयंती का आयोजन किया जा रहा है। नेताजी की लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए 23 से 25 जनवरी के बीच कटक के बाराबती किले में इवेंट का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार ने साल 2021 में उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के मौके पर मनाने की आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद पहले पराक्रम दिवस का आयोजन कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में किया गया था। 2022 में नई दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हॉलोग्राम स्टैचू का अनावरण किया गया था। 2023 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 अनाम द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। वहीं 2024 में प्रधानमंत्री ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में इस इवेंट का उद्घाटन किया था। इसी कड़ी में 2025 में ये आयोजन नेताजी के बर्थ प्लेस कटक में किया जा रहा है। 2018 में सरकार ने अंडमान स्थित रॉस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया था। साथ ही नील आइलैंड को शहीद द्वीप और हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप नाम दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर किया। उन्होंने देश बंधु चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के मकसद को पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। उन्होंने 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और इस दौरान उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। 1939 में उन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए फिर से चुना गया। कांग्रेस का साल 1939 में अधिवेशन त्रिपुरी में आयोजित हुआ था। त्रिपुरी वर्तमान मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे। उनके विपक्ष में महात्मा गांधी के समर्थन से पट्टाभी सीतारमैया खड़े थे। चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को बधाई देते हुए कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। इस तरह कांग्रेस पार्टी के आंतरिक कलह के चलते सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पट्टाभी सीतारमैया भी अध्यक्ष नहीं बने। अंततः राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर हर साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की भी घोषणा की जाती है। 2025 के लिए ये अवार्ड द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंक्वायस को देने की घोषणा हुई है। इंक्वायस को ये अवार्ड संस्था की कैटेगरी में और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के मकसद से दिया गया है। ये अवार्ड भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें इंस्टीट्यूशन को 51 लाख रुपए और व्यक्ति को 5 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाता है। गौरतलब है कि द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंक्वायस की स्थापना 1999 में हैदराबाद तेलंगाना में की गई थी। इंक्वायस भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति का एक अभिन्न अंग है। इसे समुद्र से जुड़े खतरों के लिए शुरुआती चेतावनी देने में विशेषज्ञता हासिल है। इसने भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र ITEWC की स्थापना की है, जो भारत और 28 हिंद महासागर देशों को 10 मिनट के भीतर सुनामी की चेतावनी देता है।
इसे यूनेस्को द्वारा टॉप सुनामी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर मान्यता दी गई है। महाराष्ट्र में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या की खबरें आपने सुनी ही होंगी। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के किसानों के पास खेती की जमीन कम है या ये मजदूर है। ये किसान बड़ी मात्रा में खेती होने के बावजूद सुसाइड करने को मजबूर है। वजह है पानी की किल्लत। सूखे की वजह से बर्बाद होती फसलें और कर्ज में डूबे किसानों को मौत को चुनना सरल लगता है। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट की माने तो 2024 के शुरुआती 6 महीनों में 1267 किसानों ने आत्महत्या की। सूखे की इस चुनौती से निपटने के लिए 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने के मकसद से जल युक्त शिवार योजना शुरू की थी। इसके पहले वर्जन में कुल 22,000 गांवों को शामिल किया गया था। इन गांवों में नदियों को गहरा और चौड़ा करना, सीमेंट और मिट्टी के स्टॉप डैम्स का निर्माण, नालों पर काम और कृषि तालाबों की खुदाई जैसे काम किए गए थे। 2022 में इस योजना का दूसरा वर्जन जल युक्त शिवार 2.0 लॉन्च किया गया। इसमें 5,000 के करीब गांवों को कवर किया गया। इस वर्जन में तकनीकी और सामाजिक दोनों पहलुओं को शामिल किया गया था। सामाजिक पहलुओं के तहत वाटर लिटरेसी, जल प्रबंधन और जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का काम किया गया था। फरवरी 2025 में इस योजना का तीसरा वर्जन जल युक्त शिवार 3.0 शुरू होने जा रहा है। इसमें महाराष्ट्र के 44,000 गांवों में जल संरक्षण के लिए बनाई गई संरचनाओं को GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से मैप किया जाएगा। GIS एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली है जो भौगोलिक तौर पर संदर्भित जानकारी को एनालाइज करने का काम करती है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग सभी प्रकार के डेटा को क्रिएट करने, प्रबंधित करने, एनालाइज करने और मैप बनाने के लिए किया जाता है। जल युक्त शिवार 3.0 में महाराष्ट्र का सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर MRSAC के साथ मिलकर काम करेगा। इसके लिए दोनों निकायों के बीच MOU भी किया गया है। योजना के 3.0 वर्जन में हर जल संरक्षण केंद्र को विशेष मार्किंग के जरिए मैप पर मार्क किया जाएगा और इनकी वर्तमान स्थिति का वेरिफिकेशन फिजिकली भी किया जाएगा। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICRIER ने एक रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की डिजिटल इकोनॉमी बाकी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ेगी। 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय में इसकी हिस्सेदारी 13.42% के करीब होगी, जबकि 2022-23 में यह आंकड़ा 11.74% था। रिपोर्ट की माने तो 2030 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था कुल GDP का लगभग 5वां हिस्सा हो जाएगी। यह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार को मापने का सरकार द्वारा किया गया पहला ऐसा प्रयास है। डिजिटल इकोनॉमी की परिभाषा की बात करें तो कोई भी आर्थिक गतिविधि जो ऑनलाइन हो रही है उसे डिजिटल इकोनॉमी के तहत रखा जाएगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार को मापने के लिए ICRIER ने OECD और एशियाई विकास बैंक ADB की परिभाषाओं को जोड़कर शामिल किया है। इसमें व्यापार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, बीमा और शिक्षा जैसे पारंपरिक उद्योगों के डिजिटल हिस्से को भी शामिल किया गया है। जैसे शिक्षा का एडटेक सेक्टर इसे डिजिटल इकोनॉमी के ही हिस्सा मानते हैं। बता दें कि ICRIER एक गैर लाभकारी संस्था है जो सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना को 22 जनवरी 2025 को 1 दशक पूरा हो गया है। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के एक हिस्से के तौर पर लॉन्च किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना SSY परिवारों को अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नवंबर 2024 तक 4.1 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं, जो न केवल एक संख्या का प्रतीक है बल्कि भारत में प्रत्येक बालिका के आशाजनक कल के निर्माण की दिशा में एक आंदोलन है। SSY भारत सरकार की एक छोटी जमा योजना है जो विशेष रूप से बालिकाओं के बेहतर भविष्य के लिए वित्त मंत्रालय के तहत लॉन्च की गई है। इसमें गार्डियन बालिका के जन्म के तुरंत बाद से लेकर उसके 10 साल की आयु हासिल करने तक खाता खोल सकते हैं। कोई भी बालिका जो खाता खोलने के समय से लेकर मैच्योरिटी तक भारत की निवासी है, इस योजना के लिए पात्रता रखती है। एक बालिका का केवल एक खाता खोलने की परमिशन है। पेरेंट्स मैक्सिमम 2 खाते ओपन करा सकते हैं, मतलब 2 बच्चियों के लिए ही ये योजना उनके लिए लागू होगी। लेकिन जुड़वा और ट्रिपलेट्स के मामले में ज्यादा खाते खोलने की छूट है। अकाउंट को भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए और कम से कम 250 रुपए जमा किए जा सकते हैं। इसमें 8.2% की दर से ब्याज दिया जाता है। अकाउंट को पोस्ट ऑफिस या डेजिग्नेटेड कॉमर्शियल बैंक में खोला जा सकता है। गार्जियन को अकाउंट को बालिका के 18 साल की उम्र तक मैनेज करना होता है। अकाउंट बालिका के 21 साल की उम्र होने पर मैच्योर हो जाता है।
कुछ कंडीशंस में अकाउंट के अर्ली क्लोजर की भी परमिशन है। बालिका की उच्च शिक्षा के खर्च की जरूरत को पूरा करने के लिए उसके 18 साल के हो जाने के बाद बैलेंस के 50% को विड्रॉल किया जा सकता है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके लिए हिंदी शब्द है सतत विकास लक्ष्य। एसडीजीज को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में अपनाया गया था। 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की अवधि खत्म हो गई थी, इसीलिए पर्यावरण की सुरक्षा और मानव विकास के मकसद से 17 एसडीजीज को अपनाया गया। इसमें पहला एसडीजी है हर जगह से हर रूप में गरीबी को खत्म करना। दूसरा है भूख को खत्म करना, खाद्य सुरक्षा को हासिल करना। तीसरा एसडीजी है अच्छा स्वास्थ्य। चौथा गुणवत्ता परक शिक्षा की बात करता है। पांचवा एसडीजी लैंगिक समानता की बात करता है। छठवां एसडीजी स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। सातवां एसडीजी वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। आठवां गरिमामय काम और आर्थिक समृद्धि से संबंधित है। नवां एसडीजी उद्योग नवाचार और अवसंरचना से रिलेटेड है। 10वां एसडीजी असमानता को कम करने से संबंधित है। 11वां एसडीजी सतत शहरों और समुदायों से संबंधित है। 12वां एसडीजी जिम्मेदार खपत और उत्पादन से संबंधित है। 13वां एसडीजी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 14वां एसडीजी पानी के अंदर के जीवन से संबंधित है। 15वां जमीन पर जीवन से संबंधित है। 16वां शांति न्याय और मजबूत संस्थाओं से और 17वां लक्ष्यों की प्राप्ति की साझेदारी से संबंधित है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है निम्नलिखित में से किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान नहीं की गई है? ताइवान, नेपाल, थाईलैंड या फिर भारत? अगला सवाल है 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस संस्था को दिया जाएगा? एनडीएमए, INCOIS, IIDM, CMFRI। देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास किस स्थान पर किया जा रहा है? लोथल, बुर्जहोम, धौलावीरा या फिर बनावली? सही जवाब है विकल्प ए यानी लोथल। और अगला प्रश्न था विश्व आर्थिक मंच से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है। साल 2025 के लिए इसका सालाना सम्मेलन दावोस में आयोजित किया गया। 2025 के सालाना सम्मेलन की थीम कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज रखी गई है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी कथन सही हैं। सही जवाब है इसका विकल्प डी यानी सभी कथन सही हैं। बनना चाहते हैं आईएएस मगर कंफ्यूज हैं कि कहां से शुरू करें तैयारी? तो मत होइए परेशान। स्टडी IQ IAS हिंदी अब अपने प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच के लिए लेकर आया है रिपब्लिक डे सेल का लाभ उठाते ही आप महज 26,999 रुपए में जुड़ जाएंगे हमारे प्रतिज्ञा बैच के साथ। देखिए P2I प्रतिज्ञा बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और CSET की क्लासेस तो मिलती ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापसी की गारंटी और मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली में निःशुल्क आवासीय सुविधा। इसके अलावा हर महीने टेस्ट में टॉप करने पर आपको मिलेगा 11,000 रुपए जीतने का मौका भी। 27 जनवरी से सुबह 8 बजे हो रही है बैच की शुरुआत, तो तुरंत SIQH कोड का इस्तेमाल कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ और करिए अपने सारे कंफ्यूजन्स को दूर। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन्स रह जाएं तो कर दीजिए amrit@studyiq.com पर मेल। आइए शुरू करें। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत की यात्रा पर आए हैं। दरअसल वे 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हैं। प्रबोवो सुबियांतो अक्टूबर 2024 में ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति के तौर पर यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस दौरान गणतंत्र दिवस की परेड में इंडोनेशिया की तरफ से 352 सदस्यों का एक दल भी मार्च करेगा। वहीं ये चौथा मौका है जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इंडोनेशिया और भारत के गणतंत्र दिवस का एक गहरा कनेक्शन है। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्णो चीफ गेस्ट थे। साल 2025 में भारत और इंडोनेशिया के कूटनीतिक रिश्तों के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते इंडोनेशिया के आज़ादी के समय से ही मजबूत हैं। भारत पहला बड़ा देश था जिसने इंडोनेशिया को मान्यता प्रदान की थी। बीते दशक में इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मेन पिलर बनकर उभरा है। इंडोनेशिया आसियान में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। इसका द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में $29.4 बिलियन के आसपास था। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंडोनेशिया की यात्रा पर गए थे। इस दौरान दोनों देशों ने शेयर्ड विजन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन को अपनाया था।
2018 में ही इंडिया और इंडोनेशिया ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे रक्षा संबंधों को बढ़ावा मिला और दोनों पक्षों की वायु सेनाओं, नौसेनाओं और थल सेनाओं के बीच स्टाफ स्तर की वार्ता हुई। आपको बता दें कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, वहीं से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1930 को लागू किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता के बाद भी अहम बना रहा और इस दिन को संविधान लागू करने के लिए चुना गया। साल 2025 में गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट रखी गई है। भारत के लिए गणतंत्र दिवस कई मायनों में अहम है। यह संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव भी है। समारोह के दौरान पेश किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दिखाती हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थानों पर इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर्स को लेकर एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट के मुताबिक लाउड स्पीकर का उपयोग किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एक मैकेनिज्म तैयार करने का आदेश दिया है, जिसके तहत धार्मिक स्थानों या धर्म से इतर के संस्थानों में लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम या कोई भी साउंड एमिट करने वाले गैजेट पर एक प्रेस्क्राइब्ड लेवल के ऊपर के साउंड पर कंट्रोल लगाया जाए। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ा एक्शन लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फैसला एक याचिका के संबंध में दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुलिस मस्जिदों जैसे धार्मिक स्थलों द्वारा प्रतिबंधित घंटों और अलाउड डेसिबल लिमिट से परे लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर्स के उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है। याचिका में 2016 के हाई कोर्ट जजमेंट का हवाला दिया गया था, जिसमें नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशंस एंड कंट्रोल रूल्स 2000 को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया था। तब कोर्ट ने कहा था कि लाउड स्पीकर का उपयोग किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इसलिए उल्लंघन करने वाली संस्थाओं को संविधान के अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सुरक्षा नहीं दी जाती है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। WHO के मुताबिक नॉइज यानी शोर एक ऐसा खतरा है जिसे कम आंका गया है, लेकिन ये अनेक अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकता है, जैसे कि नींद में खलल, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स, वर्क और स्कूल में खराब प्रदर्शन, हियरिंग पावर में कमी इत्यादि। WHO के दिशा निर्देशों में अच्छी नींद के लिए रात के समय बेडरूम्स में 38 डेसिबल से कम शोर रखने की सिफारिश की गई है। वहीं क्लासरूम्स में अच्छी शिक्षण और सीखने की स्थिति के लिए 35 डेसिबल से कम शोर रखने की सिफारिश की गई है। यहाँ याद रखिए, साउंड यानी ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। भारत में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने भारत में अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग ध्वनि स्तर को निर्धारित किया है। नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशंस एंड कंट्रोल रूल्स 2000 के मुताबिक औद्योगिक क्षेत्रों में दिन के समय 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल अलाउड है। कमर्शियल क्षेत्रों में दिन में 65 dB और रात के दौरान 55 dB की सीमा डिसाइड है। वहीं रेसिडेंशियल एरियाज में ये दिन के लिए 55 dB, रात के दौरान 45 dB की सीमा निर्धारित की गई है। क्या आप जानते हैं कि भारत में केवल 3 ऐसे केस एग्जिस्ट करते हैं जो 72 साल से चल रहे हैं? 2 केस तो कलकत्ता हाई कोर्ट के हैं और 1 केस है मद्रास हाई कोर्ट में। क्या आप ये भी जानते हैं कि भारतीय कोर्ट्स में कुल कितने केसेस पेंडिंग हैं? अगर नहीं जानते तो आपको बता दें कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सभी कोर्ट्स यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समेत अन्य कोर्ट में 5 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। वहीं सिर्फ हाई कोर्ट की बात करें तो भारत के कुल 25 हाई कोर्ट में 58,59,000 केस पेंडिंग है। इनमें से करीब 16 लाख केस क्रिमिनल केसेस हैं। हाई कोर्ट के इन्हीं पेंडिंग क्रिमिनल केसेस को जल्द से जल्द निपटाने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि क्यों ना इस ह्यूज नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस की सुनवाई के लिए एडहॉक बेसिस पर रिटायर्ड जजेस को टेम्पररी अपॉइंट कर लिया जाए। देखिए, संविधान में बाकायदा इसके लिए प्रोविजन भी है। ये प्रोविजन है आर्टिकल 224A में। आर्टिकल 224A के अनुसार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसी भी समय उसी हाई कोर्ट या दूसरे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को टेम्पररली बतौर एक्टिंग जज काम करने के लिए कह सकते हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित रिटायर्ड जज की मंजूरी भी लेंगे।
हालांकि ऐसा करने की एक शर्त और है, और वो शर्त है कि जजेस के अपॉइंटमेंट तभी होने चाहिए अगर हाई कोर्ट में स्वीकृत पदों की संख्या का 20% से अधिक वैकेंट हो, खाली हो, और पेंडिंग केसेस के 10% से अधिक मामले 5 सालों से अधिक पुराने हो। यह माना जाता है कि आर्टिकल 224A के तहत दिए गए प्रोविजन का यूज करने में एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम यह आती है कि आर्टिकल 224A रेगुलर जजेस के अपॉइंटमेंट में सिफारिश करने में निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। इसीलिए आजाद भारत के न्यायिक इतिहास में आर्टिकल 224A के तहत एडहॉक बेसिस पर अपॉइंटमेंट के केवल 3 मामले देखे गए हैं। जैसे सबसे पहले 1972 में इलेक्शन पिटीशन की सुनवाई के लिए 1 साल के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सूरज भान की अपॉइंटमेंट, फिर 1982 में न्यायमूर्ति P वेणुगोपाल की मद्रास हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट, और फिर 2007 में अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति OP श्रीवास्तव की अपॉइंटमेंट। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने बीते दिनों ही भारत में पहली बार 120 सेकंड के लिए स्क्रैमजेट कंबस्टर का ग्राउंड टेस्ट किया। यह हाइपरसोनिक तकनीक के विकास के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि है। रक्षा मंत्रालय ने इसे अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। इस स्क्रैमजेट कंबस्टर की बात करें तो इसमें एक इनोवेटिव फ्लेम स्टेबलाइजेशन तकनीक का यूज किया गया है। इस तकनीक की खासियत है कि यह 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा गति की हवा में भी कंबस्टर के भीतर लगातार फ्लेम बनाए रख सकती है। इस कंबस्टर को स्क्रैमजेट इंजन के लिए ही डिजाइन किया गया है, जिसे हाइपरसोनिक मिसाइलों में इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें उन्नत किस्म के हथियारों की एक सीरीज हैं जो 5 मैक यानी ध्वनि की गति से 5 गुना से ज्यादा स्पीड से चलती हैं। और इसके नीचे होती है सुपरसोनिक मिसाइलें। सुपरसोनिक मिसाइलें वो होती हैं जो 1 मैक से 5 मैक की स्पीड से टारगेट को भेज सकती हैं। सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है। अब आइए समझते हैं कि स्क्रैमजेट और रैमजेट इंजन क्या है। देखिए, स्क्रैमजेट और रैमजेट दोनों इंजन हैं जिनका इस्तेमाल हाई स्पीड से उड़ने वाले मिसाइलों में किया जाता है। स्क्रैमजेट रैमजेट का ही अपडेटेड वर्जन है। सबसे बेसिक अंतर यह है कि स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक गति में काम करता है जबकि रैमजेट सुपरसोनिक गति में। दूसरा अंतर है इसमें इस्तेमाल होने वाली हवा की स्पीड में। दोनों में कोई कंप्रेसर या टरबाइन नहीं होता। यह हवा को कंप्रेस करने या फिर कंबस्टर में जलाने के लिए विमान की आगे की गति का इस्तेमाल करता है। इन इंजनों में जब ईंधन को कंबस्टर में इंजेक्ट किया जाता है तो वहां वो गर्म संपीड़ित हवा के साथ मिलकर जलने लगता है। रैमजेट इंजन सबसे ज्यादा कुशलता से मैक 3 के आसपास सुपरसोनिक गति पर काम करता है। जब यह हाइपरसोनिक गति यानी मैक 5 से ऊपर पहुंच जाता है तो रैमजेट की एफिशिएंसी कम हो जाती है। यहीं पर स्क्रैमजेट इंजन काम आता है। यह हाइपरसोनिक गति पर भी एफिशिएंसी से काम करता है। कहा जाता है कि अमेरिका ने 2002 में ही स्क्रैमजेट इंजन का पहला सफल परीक्षण किया था। इसके बाद रूस, यूरोपीय एजेंसी, जापान और फिर चीन ने इसका परीक्षण किया। हाइपरसोनिक क्षेत्र में होड़ की सबसे बड़ी वजह यह है कि दुश्मनों की सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से निपटने और बेहद कम समय में टारगेट्स को हिट करने की क्षमता को ये बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है वोक कल्चर या फिर वोक संस्कृति, जिसका शाब्दिक अर्थ है जागरूक होना। वैसे इस शब्द का प्रयोग प्रगतिशील सोच वाले समाज के लिए होता है। ऐसे लोग जो समाज में होने वाले अन्याय के प्रति जागरूक हैं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। इसकी शुरुआत यूएसए में ब्लैक लोगों द्वारा अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने के लिए की गई थी, लेकिन इंटरनेट के इस दौर में इस शब्द के मायने बदले हैं। अब वोक होना और हिपोक्रेट होना एक ही बात हो गई है। दरअसल समस्या वोकिज्म नहीं है, प्रॉब्लम इसकी आड़ में सेलेक्टिव ओपिनियन देने वाले लोगों में है। ये वो तबका है जो सिगरेट फूंकते हुए पर्यावरण में हो रहे वायु प्रदूषण पर ज्ञान दे रहा है। प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हुए एक्स पर क्लीन एयर मैटर्स लिखना मजाकिया लगता है। जब वो लोग दीपावली जैसे सांस्कृतिक त्योहारों पर पटाखों का विरोध करते हैं, वहीं न्यू ईयर और अपने ही शादी जैसे इवेंट में इन्हीं पटाखों को खूब एंजॉय करते हैं, तो वो होना मजाक बन जाता है। अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना, समाज को लेकर जागरूक होना सही है, लेकिन सेलेक्टिव तरीके से ओपिनियन और किसी एक ही वर्ग को टारगेट करना वो खोना नहीं है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है 2025 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि किस देश से संबंधित हैं? फ्रांस, इजिप्ट, इंडोनेशिया या फिर यूके? अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक में शामिल नहीं है? पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं।
पहला सवाल था, निम्नलिखित में से किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान नहीं की गई है? ताइवान, नेपाल, थाईलैंड या फिर भारत? सही जवाब है इंडिया, भारत, विकल्प डी। अगला सवाल था, साल 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस संस्था को दिया जाएगा? एनडीएमए, इंक्वायस, आईआईडीएम, सीएमएफआरआई? सही जवाब है विकल्प बी, INCOIS। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।